Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so all the student will be in very good health. English 12th class पंजाब बोर्ड की जो गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सबके लिए जो बुक नई आई है 12th क्लास की इंग्लिश की, उसका लेसन नंबर 3 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि एक पोइट्री थी, उसकी हमने समरी डिस्कस की थी, उसकी हमने रीडिंग डिस्कस की थी और साथ ही साथ हमने उसकी कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस की थी। जिस तरह आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, वो मॉडल पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पंजाब बोर्ड का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है सारा कुछ डिस्कस, रीडिंग वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्री रीडिंग क्वेश्चन से। हाउ वुड यू फील इफ यू सडनली लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी सच ए साइट एंड हाउ माइट इट अफेक्ट योर गोल्स इन लाइफ। तो इसकी ये समरी मैं दोबारा से शो करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में समरी राइटिंग का क्वेश्चन अलग से नहीं आता, लेकिन फिर भी इसकी समरी आपके लिए देखना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में की है और उसके बाद वर्ड के डिफिकल्ट के मीनिंग भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, साथ साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये देख लें, सारे जितने स्टैंजाज है सबके लिए डिस्कस हुआ है। तो आज हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ वुड यू फील इफ यू सडनली लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी सच एज साइट। तो आंसर क्या होगा, लूजिंग माई साइट वुड बी अ टेरिफाइंग एंड हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए बहुत ही बुरा तजर्बा होगा। आई वुड फील डीपली सैड एंड लॉस बिकॉज आई वुड नो लॉन्गर बी एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड और परफॉर्म माई डेली टास्क ईजिली। इट वुड मेक माई लाइफ गोल सीम इम्पॉसिबल टू रीच। तो अपनी जिंदगी का मकसद जो है उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। आई वुड फील लाइक माई पर्पस has been taken away and I would struggle to find a new way to contribute to the world। ठीक है, दुनिया में अब कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें, डू यू थिंक अ पर्सन कैन स्टिल स्वेयर द सोसाइटी इवन इफ ही इज अनएबल टू वर्क एक्टिवली। तो ये भी दूसरा प्री रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसका आंसर, yes, I believe a person can still serve society even without active physical work। सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग हैवी टास्क, तो बड़े बड़े काम नहीं करने आपने। इट इज ऑल्सो अबाउट हैविंग अ काइंड हार्ट, आपका दिल नरम हो, शेयरिंग विजडम, अकल की बातें आप लोगों से करें, और शोइंग पेशेंस, आप सब्र दिखाएं जिंदगी में। बाय स्टेइंग पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग अदर्स अ पर्सन कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड मोर गाइडेंस। ठीक हो गया, तो आप इनकरेज करें दूसरों को, पॉजिटिव रहें और इमोशनल सपोर्ट दें और गाइडेंस दें। इवन व्हेन सम इज फिजिकली लिमिटेड देयर प्रेजेंस एंड वैल्यूज कैन मेक अ वेरी मीनिंगफुल एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो ये सारी चीजें मिलकर आप दूसरों पर एक वैल्यूएबल इम्पैक्ट आपका छोड़ती हैं, जिससे आपका हैवी काम करना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं जी वाइल रीडिंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे रीडिंग के दौरान जो हमने देखे हैं पोइट्री के अंदर। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाई डज द पोएट फील वरीड अबाउट हिज टैलेंट इन दीज लाइंस, एंड द सेकंड वन इज व्हाट डज द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मीन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर डिस्कस करेंगे। द पोएट फील्स वरीड बिकॉज ही बिलीव्स हिज टैलेंट, द एबिलिटी टू राइट पोएट्री इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो उसको लगा था कि अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट है। सिंस ही हैज बिकम अ ब्लाइंड ही कैन नॉट राइट एज ही यूज्ड टू, अब वो वैसे नहीं लिख सकता जैसे वो लिखा करता था। ही फील्स दिस गिफ्ट इज नाउ यूजलेस और हिडन, ही इज अफ्रेड दैट गॉड गिव हिम दिस टैलेंट टू सर्व हिम एंड सिंस ही कैन नॉट यूज इट एनीमोर। उसको लगा था कि अल्लाह ताला की जात ने, खुदा की जात ने उसको ये टैलेंट अल्लाह को या खुदा को सर्व करने के लिए दिया था। ओके, और अब वो नहीं कर पाएगा। He worries that he is failing in his duty and will be scolded by God। को लगा कि आखिर पे उसको डांट पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो ये सारी चीजें सोच रहा था। What does the line they also serve who only stand and wait mean? This line mean that serving God is not only about doing busy active work। ठीक है, तो काम करना जरूरी नहीं है, एक्टिवली वर्क में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। Sometimes when we face difficulties like sickness or disability, we cannot work actively. If we stay patient, keep our faith and wait for
गॉड्स विल, अगर हम सब्र करेंगे, रुके रहेंगे उस जगह पर और अल्लाह के रहम होने तक का सब्र करेंगे, इट मीन्स दैट शोइंग पेशेंस and staying ready to follow God's path is just as important as doing big active deeds. ये ऐसे ही है अगर हम वहां पर रुकते हैं, सब्र करते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया. एंड आफ्टर दैट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बच्चे ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन में आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट मीन बाय माय लाइट इज स्पेंट. तो देखते हैं जी इनका क्या आंसर बनता है. व्हाट डज द पोएट मीन बाय माय लाइट इज स्पेंट. बाय माय लाइट इज स्पेंट द पोएट मीन्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट. अब उसकी आंखें चली गई हैं. He uses light as a metaphor for his vision. मेटाफोर के तौर पर उसने उसको यूज किया, कंपेयर किया. विजन उसकी जो है चली गई है, सोच चली गई है, एक स्किल उससे छिन गया. He feels that because he became blind before reaching old age, तो बूढ़ा होने से पहले ही वो अंधा हो गया है. His lighter life purpose has gone dark, making it very difficult for him to continue his work as a writer. तो as a writer उसके लिए अपना काम अब कंटिन्यू करना quite difficult हो गया था. सेकंड क्वेश्चन है जी व्हाई डज द पोएट फील दैट हिज टैलेंट इज यूजलेस. अब उसको क्यों लगता था कि उसका टैलेंट यूजलेस है. द पोएट फील्स हिज टैलेंट इज यूजलेस बिकॉज ही कैन नॉट सी टू राइट एनी मोर. अब वो देख नहीं सकता और लिखने के लिए. ही बिलीव दैट हिज गिफ्ट ऑफ राइटिंग वाज गिवन टू हिम सो ही कुड सर्व गॉड बाय क्रिएटिंग ग्रेट वर्क. तो बड़े बड़े काम लिखने से ही वो सर्व कर सकता था गॉड को, लेकिन अब उसको लगता है ऐसा नहीं होगा. बिकॉज ही इज नॉट ब्लाइंड ही थिंक्स ही कैन नॉट कंप्लीट हिज ड्यूटीज मेकिंग हिज टैलेंट सीम लाइक अ ट्रेजर दैट इज लॉक्ड अवे एंड डूइंग नो गुड. तो वो अपने टैलेंट को एज अ ट्रेजर, एज अ गिफ्ट, एज अ आप कह सकते हैं कि एक खजाने के तौर पर देखता था जो कि अब उसके पास नहीं. व्हाट फियर डज द पोएट एक्सप्रेस अबाउट सर्विंग गॉड. गॉड को सर्व करने के हवाले से उसने क्या डर का खदशा जाहिर किया है. द पोएट इज अफ्रेड दैट गॉड विल बी एंग्री विद हिम. उसको लगा कि अब सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड अब उससे एंग्री होगा. ही फील्स दैट ही हैज नॉट प्रोड्यूस्ड इनफ वर्क टू शो हिज डिवोशन. तो उसने अपनी अकीदत को जाहिर करने के लिए वो ज्यादा बड़ा कारनामा नहीं किया हुआ. He worries that when he dies and stand before God to give an account or record of his life, जब वो अपनी जिंदगी का रेकॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला के साथ शेयर करेगा तो उसके में कम होगी उसकी एफर्ट्स. God will be unhappy because he did not use his writing talent to serve him properly. तो क्योंकि उसने अपना टैलेंट खुदा को सर्व करने के लिए यूज नहीं किया होगा, तो इसलिए ना खुश होगा. What question does the poet ask about God's expectations? God की expectations से related writer ने क्या question पूछा. The poet asked a question of frustration. उसने frustration, मायूसी का एक element discuss किया. Does God expect a man to do hard work even when he has taken away his eyesight? तो कहता है कि क्या खुदा तब भी एक बंदे से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हार्ड वर्क करे एंड मेहनत करे जबकि वो उसकी नजर लेके जा चुका है. He feels it is unfair for a master to demand a full day's work from a servant who has been denied the light or the tools necessary to do that job. इसका मतलब है कि मास्टर यानी कि जो आपके ऊपर आका है, आपका हुक्मरान है, उसके लिए उसको ये जेब नहीं देता कि वो अपने सर्वेंट से उस काम का के बारे में जवाब तलब करे जो उसको फैसिलिटीज दिए बिना उसने करवाया हो, जैसे कि लाइट ना हो, टूल्स ना हो नेसेसरी वहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आंसर्स द पोएट डाउट इन द पोएम. राइटर के डाउट का जवाब कहां से आया. आंसर द पोएट्स इनर वॉइस व्हिच ही कॉल्स पेशेंस एंड आंसर इज डाउट. तो उसके सब्र ने उसका जवाब दिया. दिस पेशेंस सर्व एज अ काम गाइड दैट करेक्ट्स हिज रॉन्ग थिंकिंग. इट रिमाइंड्स हिम दैट गॉड इज नॉट हार्श मास्टर हु नीड्स ह्यूमन work to prove his greatness, helping the poet to find peace and stop his complaining. तो उसने राइटर को ये याद करवाया कि मास्टर कोई हार्श इंसान नहीं है, सख्त इंसान नहीं है, यानी खुदा जो कोई है वो कोई इतना सख्त नहीं है. आपने काम ही करके उसको अपना आप साबित नहीं करना. पोएट ने कहा कि पीस फाइंड करना और कंप्लेनिंग को कम करना, दैट इज आल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटरमेंट इन योर डे आफ्टर ओके जजमेंट डे के लिए. What is meant by bear his mild yoke? To bear his mild yoke means to accept God's will and his rules with a gentle and obedient heart. जो खुदा की तरफ से आप पे अनायात हों और खुदा की तरफ से आपको अच्छा बुरा वक्त मिले, you are supposed to accept it with gentle
एंड ओबीडियंट, आपने अदब से शाइस्तगी से उसको एक्सेप्ट करना है। गॉड्स जॉब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ पाथ ही गिव्स अस, जिंदगी में जो जिम्मेदारियां हमें दी हुई हैं। देयर वाज अ ग्रेट कोटेशन फ्रॉम समवन, नंबर ऑफ टाइम फॉर सीकिंग फ्रीडम वी escape फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे राइटर भी वही बात कर रहा है कि वी शुड नॉट escape फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ गॉड इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस एंड वी आर नॉट फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग द जॉब दैट गॉड असाइंड अस। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें काम दिया फिर हम वो नहीं कर रहे। इट्स अ माइल्ड मीनिंग, इट इज नॉट मेंट टू बी पनिशमेंट। तो अगर आप छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं तो इट डजंट मीन कि यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, इट इज अ वे टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड बाय एक्सेप्टिंग व्हाटएवर सिचुएशन वी आर इन विद फेथ एंड कामनेस। जैसे भी हालत में है वहां पर राइटर कहता है अपना काम जारी रखें। यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप वर्किंग ऑन स्पेसिफिक थिंग ऑन विच यू आर वर्किंग राइट नाउ। तो उसको आपने स्टॉप नहीं करना, उसको स्टॉप किया तो देन मे बी गॉड विल पनिश यू इन जजमेंट डे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना काम जारी रखते हैं जिस तरह भी आप सर्विस दुनिया को कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब दोज हु एक्टिवली सर्व गॉड। तो उन लोगों के बारे में पोएट्री ने क्या कहा है, कैसे डिस्क्राइब किया। द पोएम डिस्क्राइब दोज हु एक्टिवली सर्व गॉड एज अ थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट्स और एंजल्स हु आर ऑलवेज रेडी टू डू हिज बिडिंग। तो उसके हुक्म पर, उसके एक इशारे पर कुछ भी कर देने के लिए तैयार है हजारों अच्छी रूहें, अच्छे लोग आए और एंजल्स और फरिश्ते। दे मूव अक्रॉस द लैंड एंड द ओशन वेरी क्विकली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। तो वो खुश्की और तर पे, खुश्क तर पर हर जगह वो भागे फिर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बगैर किसी आराम किए। दे आर द वंस हु आर फिजिकली बिजी एंड एक्टिव इन फुलफिलिंग गॉड्स कमांड्स ऑल द टाइम। तो वो हैं जो हमेशा खुदा का हुक्म बजा लाने के लिए बेताब हैं। What is the meaning of the line, they also serve who only stand and wait? Answer, this line teaches that service is not limited to active work. ठीक है, एक एक्टिव काम के लिए या फंक्शन करते रहने का नाम सर्विस नहीं है। It means that those who are unable to work perhaps due to illness or old age can still serve God by remaining faithful and patient. ठीक हो गया, आप बावफा रहें, वफादार रहें और सब्र करते रहें तो आपकी इलनेस और आपकी ओल्ड एज सब अल्लाह एक्सेप्ट करेगा। इफ दे वेट फॉर गॉड्स गाइडेंस एंड कीप देयर हार्ट्स रेडी, दे आर जस्ट एज वैल्यूएबल एज दोज हु आर बिजी डूइंग बिग एक्टिव टास्क। तो अगर वो हमेशा तैयार है, गाइडेंस सुनते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और हर अच्छा काम करते हैं, तो दे आर इक्वल टू द पर्सन हु इज डूइंग एक्टिव वर्क और हार्ड वर्क। ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहा है वो उसके बराबर है। What is the central message or moral of the poem? The central message is that God does not judge us only by our outward actions or productivity. The true way to serve God is to accept His will with patience and faith. असल चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की या खुदा की जो रहमतें हैं उनको, या खुदा की तरफ से जो टफ टाइम है उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना, सब्र के साथ, ईमान के साथ। दैट इज द एक्चुअल सर्विस टू द गॉड। वेदर वी आर हेल्दी और स्ट्रगलिंग, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं या हम बहुत सेहतमंद हैं, इफ वी ट्रस्ट इन गॉड एंड रिमेन रेडी टू फॉलो हिज प्लान, वी आर परफॉर्मिंग अ परफेक्ट सर्विस टू हिम। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको एक परफेक्ट सर्विस, बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। That was the exercise, and after that there are some other questions maybe need our attention. The MCQs, ठीक है, objective portion, तो ये भी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। कहते चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज माय लाइट इज स्पेंट मीन लॉस साइट? बी ऑप्शन। द पोएट वरीज दिस टैलेंट इज यूजफुल स्टिल कंप्लीटली लॉस, यूजलेस लॉ, ओवरक्राफ्टेड लॉ, कंप्लीटली लॉस। ठीक है, चला गया। Doth God exactly labor high light denied, shows the poet express anger, asked about, seeks wealth, plans travel, asked doubt। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट होगा। बेयर इज माइल्ड योक मीन्स कैरी बर्डन, ओबे पेशेंटली, वर्क एक्टिवली, सफर साइलेंटली। ओबे पेशेंटली, सब्र के साथ रहना है आपने। पीपल अनएबल टू सर्व एक्टिवली आर यूजलेस, कैन सर्व, मस्ट वर्क, शुड क्राई, कैन सर्व। द मेन लेसन ऑफ द पोएम इज वेल्थ, पेशेंस, करेज, स्ट्रेंथ, पेशेंस। Here half my days means early life, before life, noon hour, night hour, before life.
अर्ली लाइफ स्टार्ट वाली, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मींस एक्टिव वर्क, पेशेंस सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, 1 minute, लेट मी जूम इट आउट। तो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है हमारे पास, ये एक पैसेज दिया हुआ है दैट यू आर सपोज टू रीड एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन related to it that I answered here beta. Why is it important to support your interpretation of a text with evidence? It proves your point. Number 1, 2 पॉइंट है बच्चे इसके अंदर जो आपने याद रखने हैं, आप यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे। To support your interpretation of a text with evidence is very important because number 1, it proves your point. Number 1, evidence shows that your ideas are based on the actual text, not just your imagination. And next beta, it builds trust. When you provide fact or quotes from the text, readers are more likely to believe and agree with your argument. अगर आप quotation बताते हैं, किसी बुक का reference देते हैं, तो definitely your argument becomes stronger than before. Vocabulary and grammar beta, using context to clarify meanings means understanding the meaning of unfamiliar words. Contextual meaning की understanding. So there is example, a passage is given, a little passage is given, a little line is given. And after that you are supposed to answer some questions. कहाँ पर है वो question? I hope so ये दिए हुए हैं। What are the contextual clues and how do they help you understand new words? तो ये आंसर है, contextual clues are the words, phrases or sentences surrounding an unfamiliar word that provide hints about its meaning. They act as a clues the text to help you decode words you don't know. वैसे वर्ड को समझने के लिए वो आपको हेल्प आउट करते हैं जो आपको वैसे समझ नहीं आते। How they help, अब ये हेल्प कैसे करते हैं, दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। They act as a guide by looking at the other words in a sentence. You can guess the meaning of a difficult word without needing a dictionary. Improve reading flow. Using clues allows you to keep reading and understanding the story of our information without constantly stopping to 1 minute, stopping to look up definitions. They boost vocabulary over time. Contextual clue help you learn and remember new words naturally by seeing how they are used in real sentences. बेटा सिंपल सी बात है कि contextual clue जो आपको हेल्प इस तरह करते हैं कि आपको डिक्शनरी पेपर में नहीं होती तो वैसे ही आप इनके मीनिंग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। What does the prefix mean? Give one example word using it. The prefix, actually ये word da है, the prefix re means again, ठीक है, or back, like rewrite, okay, regained. तो री के साथ एक एग्जाम्पल एक वर्ड की मैंने दे दिया। फिर वो कहता है कि व्हेन यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड इन अ टेक्स्ट व्हिच रेफरेंस material would you use first and why? The first reference material you should use is a dictionary. And why का आंसर है, it provides the precise definition, correct pronunciation and part of speech for the word, ensuring you understand it accurately. ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what steps can you take to verify the meaning of an unfamiliar word in text? So to verify the meaning of unfamiliar word, you can take these steps. Number 1, look for the contextual clues, ये पीछे हो गया। Analyze word parts. Number 3, use dictionary. ये आगे इनकी डिटेल बेटा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और इंटरव्यू? आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे शो इंटरेस्ट. नंबर 1, इट प्रोवाइड्स you are active listening. Listener are actively listening and care about the topic. They gather deeper information. They build connections. ठीक है, आगे इनकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। Writing skills and next बेटा, why is it important to revise and edit before writing the final draft? एक आंसर है, importance of revising and editing. It provides clarity and flow. It fixes grammar and spelling errors. इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, साइज कम है इसका जी। It fixes grammar and spelling errors. It ensures your final message is strong and mistake free. और उसके बाद what to look for when critiquing clear ideas and logic organization, correct grammar, punctuation and spelling, effective word choice and tone. इन चीज़ों को आपने देखना होता है। एंड इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट लेसन है द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. You people are supposed to subscribe the channel and share this video with your friends. For that they can get benefit from these videos. Okay, तो आपने बच्चे सबके साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. अल्लाह हाफिज.